हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर मंथ के जो इंटरनेशनल रिलेशंस की करंट अफेयर्स है। इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ में एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उन एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे, जो उसकी डिटेल्स है उसको डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में अल्टीमेटली रिवीजन के तौर पर जो इससे पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। आज की डेट में अगर देखें तो जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स हो रखी है उस तरीके में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं, जैसे हमारी एससीओ हो या फिर ब्रिक्स हो या फिर क्वाड हो। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो जियोपॉलिटिकली यानी अगर मान लो हम पॉलिटिकल सेंस में देखें या फिर इकोनॉमिक सेंस में देखें या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो चुकी है। एक ही जो पार्टनर है वो हो सकता है कि हमारा एलाई हो और वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो हो सकता है हमारे लिए वो डेटरेंट के तौर पर या फिर एनिमी के तौर पर भी काम करे। चाइना को लेकर के अगर देखें तो एक तरफ पॉलिटिकली कहीं ना कहीं वो हमारे एनिमी के तौर पे या फिर एक डिटरेंट के तौर पे काम करता है, लेकिन वही अगर हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ में देखें तो हमारे लिए एक पार्टनर के तौर पे है। सिमिलरली इसी तरीके से यूएस को देखें तो यूएस भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही इकोनॉमिकली अगर देखें तो हमारे लिए आज की डेट में एक मतलब एलाई नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि अगर दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं रह गया है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है तो कहीं ना कहीं वो अपनी डायनामिक चीज़ों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर कोई भी परमानेंसी नहीं होती है। न यहाँ पर कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन होती है और चीज़ें इसी तरीके से बदलती रहती हैं। हम लोग इस करंट अफेयर्स के दौरान में जितने आर्टिकल्स हैं उनके थ्रू देखेंगे कि कैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं और कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए तीसरी कंट्री के साथ में दुश्मनी ले लेता है या फिर तीसरी कंट्री के साथ में फिर वो रिलेशन थोड़े वीक कर लेता है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इसी तरीके की संस्था है जहां पर हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ टैकल करते हैं, जहां पर एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ में अगर हम उसको बायकॉट करते हैं तो वही चाइना के साथ में हम रेगुलेशन भी बिल्डअप करते हैं और ये सारा का सारा एक सिंपल एक ही प्लेटफॉर्म पे होती है जिसे हम लोग एससीओ बोलते हैं। इस एससीओ को देखें तो अभी 25th एससीओ की मीटिंग हुई है और ये जो मीटिंग हुई है वो तियानजिन चाइना में हुई है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेशन किया और प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ को 3 टर्म से यहाँ पर 3 पिलर के तौर पे देखा है। एस मतलब हो गया सिक्योरिटी, सी मतलब हो गया कनेक्टिविटी और ओ मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर एक तरीके से देखें तो नए हमें पिलर्स के नाम दिए गए थे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री नाम बड़ा अच्छा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल्स के बारे में देखें तो एससीओ की चेयरमैनशिप इस बार तो चाइना के पास में थी, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए किर्गिस्तान यानी किर्गिज रिपब्लिक को ट्रांसफ़र की जा रही है। इस मेंबरशिप में यानी इस मीटिंग में जो मेंबर्स थे उन लोगों ने 2035 तक के लिए एससीओ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी पर साइन किया है, अडॉप्ट किया है। इस दौरान में देखें तो लाओस एक नई कंट्री पार्टनर कंट्री के तौर पे जुड़ गई है और इस तरीके से टोटल मेंबर अब 27 कंट्री देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स हैं और इसमें से 17 जो है वो पार्टनर कंट्रीज़ आ जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में जो एससीओ है शंघाई कॉरपोरेशन है, इसे भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे इसको एक पार्टनर मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो दिया गया है सीआईएस की। सीआईएस क्या चीज़ है? जब हम 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन को देख लेते हैं तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में सीआईएस बनाया गया था, यानी जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनका अपना एक कॉमनवेल्थ बनाया गया था। जिस तरीके से हम कॉमनवेल्थ ग्रुप बोलते हैं, CWG बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ग्रुप बोलते हैं, तो ये जो कॉमनवेल्थ है ये प्राइमरली जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने फॉर्म किया है और ये फॉर्म किया है कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज़ थी यानी ब्रिटेन के जो कॉलोनीज़ थी वो सभी पहले कॉमनवेल्थ के पार्ट थे। कॉमनवेल्थ में इन लोगों ने अपना एक तरीके से कह लीजिए पार्टनरशिप लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में कॉमनवेल्थ केवल और केवल कॉलोनियल स्टेट के लिए नहीं बल्कि बाकी और भी कंट्रीज़ के लिए खुल चुकी है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, अगर आपको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना है या फिर डेमोक्रेसी के लिए कुछ करना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो कॉमनवेल्थ इसके लिए ग्रुप बना करके रखा गया है। सेम इसी तरीके से हमें सीआईएस की भी ग्रुपिंग देखने को मिल जाती है। ये जो सीआईएस की ग्रुपिंग है 1991 में इस्टेब्लिश की गई थी और एज पार्ट ऑफ द कोऑपरेशन इन ट्रेड एंड मिलिट्री है। ये ध्यान रखना है, ट्रेड एंड मिलिट्री पॉलिसी के लिए ये हमारा यूएसएसआर को फॉर्म किया गया था। ध्यान रखना है ये एक्सेप्ट द बाल्टिक स्टेट यहाँ पर है, यानी इसमें कंट्रीज़ कौन कौन से होंगे। यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, और इसके अलावा
जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज़ हैं जैसे रशियन फेडरेशन, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान और फिर बेलारस, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम की आउटकम्स के बारे में बात करें कि आखिर में एससीओ के समिट में क्या आउटकम निकल करके आए हैं, तो मेजरली अगर देखा जाए तो देखो सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर बात हुई है। अब लास्ट जो एससीओ की समिट हुई थी उस लास्ट समिट में पहलगाम के बारे में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इस बार जीत हमारी यही हुई है, ये स्ट्रैटेजिक एक विक्ट्री यहाँ पर यही हुई है कि हम लोगों ने इस बार पहलगाम का जिक्र करवा दिया है। हालांकि बाल्टिस्तान जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ उसका भी मेंशन किया गया है, लेकिन हमारे लिए हमारी जो स्ट्रैटेजिक विन है वो यही है कि हमने पहलगाम को भी यहाँ पर इंक्लूड करवा दिया है। इसके अलावा इंडिया ने 1996 से ही यूएन में CCIT यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रपोज किया है। टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन होनी चाहिए और पूरी वर्ल्ड कंट्रीज आपस में मिल करके टेररिज्म के खिलाफ में क्या एक्शंस ले रही हैं, इसको लेकर के इंडिया ने 1996 से ही कई बार अपने प्रपोजल्स दिए हैं। हालांकि शुरू में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाद में फिर फाइनली जब यूएस में भी अटैक होते हैं, यूएस में भी जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब गिर जाता है, तो फिर अल्टीमेटली इस चीज़ को मतलब स्ट्रैटेजिकली देखा गया और इसको सीरियसली देखा गया और अल्टीमेटली इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। फिलहाल अगर यहाँ पर बात करें तो अभी एससीओ में भी सेम यही जो कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है वो प्रपोज किया गया इंडिया के द्वारा, और एससीओ में भी इसको अडॉप्ट करने पर एम्फसाइज किया जा रहा है। अभी यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्सेप्टेंस फिलहाल नहीं आया है। एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो एससीओ ने एंटी ड्रग सेंटर और यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटर सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के भी एग्रीमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश करने पर बात की है। दूसरा जो मेजर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो है ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रेड को लेकर के। ग्लोबल गवर्नेंस के लिए चाइना ने अपना एक इनिशिएटिव प्रपोज किया हुआ है, दैट इज ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के दौरान में गवर्नेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं जैसे मल्टीलैटरलिज्म, सॉवरेनिटी, जो इंटरनेशनल लॉज वगैरह होते हैं या जो कंसल्टेशन वगैरह होती है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रपोज की जा रही हैं कि कैसे हम डेमोक्रेसी को, गुड गवर्नेंस को और किस तरीके से हम गवर्नेंस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टेप लिया जा रहा है एससीओ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू और एससीओ डेवलपमेंटल बैंक के थ्रू। जिस तरीके से हमारे पास में AIIB है या ADB है या फिर NDB है, तो हमारे पास में कई सारे इस तरीके के बैंक हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है और डेवलपमेंटल यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक एससीओ डेवलपमेंटल बैंक बनाया गया है। ये जो एससीओ की डेवलपमेंटल बैंक है ये प्राइमरली फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को फोकस करेगी। यहाँ पर जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक और जो वेस्टर्न फाइनेंस है ये अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, सेम वैसे ही एससीओ भी यहाँ पर यूरेशियन यानी कि एक नॉन डॉलर करेंसी में और लो कंडीशनैलिटी में यहाँ पर लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि एससीओ डेवलपमेंटल बैंक ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है और हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि एससीओ डेवलपमेंटल बैंक भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी इसकी डिटेल वैसे अभी आनी है कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होना है, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ रहेंगी, किस तरीके से इस डेवलपमेंटल बैंक में पैसे कैसे इकट्ठा होने वाले हैं, किन किन प्रोजेक्ट पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर हम सिविल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी ये बैंक्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर जो AIIB हो यानी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, या फिर ADB, या इस तरीके के जितने भी इंस्टीट्यूशंस बना करके रखे गए हैं, इनके हेडक्वार्टर और इनके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलती है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को लेकर के। ध्यान रखना है चाइना ने अपना एक बैदू नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। जिस तरीके से हमारे पास गूगल मैप है जो यूएस की है, सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास अपना खुद का नाविक है और इस नाविक के थ्रू हम लोग अपना भी गगन बना करके रखे हुए हैं जिसके थ्रू अल्टीमेटली आप गूगल मैप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही चाइना का भी बैदू है, बैदू के थ्रू भी आप नेविगेट कर सकते हैं और चाइना देखिए कितना आगे बढ़ करके स्टेट प्लेटफॉर्म पर ये अपने बैदू को प्रमोट कर रहा है कि बैदू के थ्रू अल्टीमेटली सभी लोग जो है पोजीशनिंग, नेविगेशन और जो टाइमिंग होती है इस सर्विस को यहाँ पर देखें। और सेम जैसे यूएस का GPS है यानी कि जो हम लोग गूगल मैप को यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही चाइना के बैदू को भी यूज़ करें। अब ये देखिए स्ट्रैटेजिकली चाइना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू अगर मान लो सभी लोग बैदू यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर चाइना के पास में सारा डेटा पहुंचना शुरू हो जाएगा। और चाइना वैसे ही हम सभी लोगों को पता है मैन्युफैक्चरिंग हब हो रखा है, तो बेस्ड ऑन द
जो जीपीएस की उसको जो लोकेशंस मिलेगी, नेविगेशन की जो लोकेशंस मिलेगी, और उस डेटा के बेसिस पर अल्टीमेटली वो मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट कर पाएगा। और ना सिर्फ केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सर्विसेज सेक्टर में भी काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो इसी वजह से ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने डेवलप किया है और कहीं ना कहीं ये मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उन रीजनल कंट्री में तो बैदू को प्रमोट कर लें। हालांकि हमारे पास चलो ठीक है, इंडिया समझता है इस बात को कि कहीं ना कहीं जो होता है ये बैदू को यूज़ करना स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे नेपाल को देखिए, म्यांमार को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, या फिर जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं इनको देखिए, इनके पास में अपना खुद का सिस्टम नहीं है और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हम यूएस का सिस्टम ना यूज़ करें। और अगर हम यूएस का सिस्टम नहीं यूज़ करेंगे तो उनके पास में अल्टरनेटिव के तौर पर अब मौजूद हो गया है बैदू। तो अब ये बैदू की तरफ में ज़्यादा जाएंगे। अगर हम अपने पार्टनर कंट्री बगल में ही देखें, नेपाल को अगर देखते हैं, तो नेपाल अगर इस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया और अगर चाइनीज़ सर्विसेज को यूज़ करना शुरू किया तो इंडिया के लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कहीं ना कहीं चाइना इंडिया के लिए सीरियस हो सकता है। क्योंकि अगर इन सर्विसेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अगर चाइना इन सर्विसेज के थ्रू जो डेटा मिला है उस डेटा पर काम करना शुरू किया और अगर इनको फंड देना शुरू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने शुरू कर दिए, तो नेपाल कहीं ना कहीं चाइना की तरफ में ज़्यादा फेवर्ड हो जाएगा। और बीइंग अ बफर स्टेट नेपाल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से नेपाल को इंडिया के फेवर में रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जो बैदू की गई है, सेम वैसे इंडिया को भी कुछ ना कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या कुछ ना कुछ यहाँ पर अट्रैक्शन प्रोवाइड करना होगा। जो हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्री हैं, हमारे आसपास के जो नेबरिंग कंट्री हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो हमें उन बेसिक चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, हमें उन फंडामेंटल चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है जो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। हमें ज़रूरी नहीं है कि जो बाफार नेशन है, दूर जो कंट्रीज़ पड़े हुए हैं, उनके साथ में हमें बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करें। वो तो चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करना है, लेकिन हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि स्ट्रैटेजिक है कि हम लोग पहले उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। इंडिया ने भी अपना एक ग्लोबल विजन जो वसुधैव कुटुंबकम टाइप की चीज़ होती है वैसा ही यहाँ पर भी ले आया है, दैट इज़ वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ये कहीं ना कहीं इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिखा रहा है। और कंट्री लाइक इंडिया, जो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल को लेते हुए फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड कंट्री को, वर्ल्ड के सस्टेनेबिलिटी और वर्ल्ड के जो एक इंक्लूसिविटी होती है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इंडिया प्रपोज्ड अ सिविल डायलॉग फोरम, और ये जो बेसिकली सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम है ये हम लोग कल्चरल प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पर कल्चरल डिप्लोमेसी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज, जिसे हम लोग डिप्लोमेसी ट्रैक नंबर 2, ट्रैक नंबर 3 भी कह सकते हैं, इसको हम लोग सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। लास्ट में अल्टीमेटली कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि देखो, अगर मुझे सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, इन सब में अगर कोऑपरेशन करना है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस सारे समिट्स में, जैसे एससीओ या फिर ब्रिक्स, इनका हमें काफ़ी डायनामिक और काफ़ी इफेक्टिव यूज़ हमें करना पड़ेगा। जिस तरीके से चेंजिंग कंडीशंस हो रही है, जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बदलते रह रहे हैं, तो हमें एक यहाँ पर कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरफ में बढ़ना होगा जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हम सभी लोगों को हो। और साथ ही साथ में हमें जो एक प्रिंसिपल हमारा है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इस प्रिंसिपल को भी साथ में लेकर के चलना होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हो रहा है, हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ में हम ऐसा क्या एक्शन प्लान करें कि हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते आए। तो ये कंक्लूजन के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। इसी एससीओ समिट में ही अल्टीमेटली चाइना के साथ में भी एक मीटिंग होती है। चाइना के साथ में जहाँ तक अभी जो हमारी गैलवान क्लैश हुई थी या उससे पहले डोकलाम क्लैश हुआ था, इन सब के बाद में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे और खैर हमारे यहाँ की मीडिया ने और ज़्यादा ख़राब कर दिया। लेकिन फिर भी चाइना हमेशा, चूँकि एशिया में एक सुपर पावर के तौर पे है, तो इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आपको चाइना के साथ में रिलेशन मेंटेन करके तो रखनी ही पड़ेगी। हाँ, कॉन्शियस रिलेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, हम कॉन्शियसली चीज़ों को देखें। सो कॉन्शियसली चीज़ें देखने का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना अभी लार्जेस्ट पार्टनर के तौर पर भी हो गया है और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है कि चूंकि वो लार्जेस्ट पार्टनर है और अभी रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि यूएस को ये शिफ्ट करके चाइना जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है। तो चूंकि अगर लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है तो सीधी सी बात है हमें रिलेशन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए फिर हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, ये दोनों लोग चाइना में जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वहाँ पर चाइना में मीटिंग्स होती है और वापस से जो रिलेशन है उनको
रीएस्केलेट करने की और वापस से ट्रैक पर ले आने की बात होती है। यह हमारे लिए एक अच्छी सिचुएशन भी है कि चाइना ने भी काफ़ी चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया है और इंडिया में तमाम चीज़ों को यहाँ पर मतलब एक तरीके से कह लीजिए इंडिया की तमाम चीज़ों को यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर इसके डिटेल्स के बारे में बात करें तो एससीओ के समिट के दौरान में ही यहाँ पर चाइना के साथ में हमारा रिलेशन मेंटेन होता है। 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग्स यहाँ पर मेंटेन होते हैं। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये को चेयर की गई थी इंडिया के भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के द्वारा। व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशन। हालांकि अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया हुआ है इन सारे चैलेंजेस के ऊपर में ही। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा है, जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के हो गया, या फिर डोकलाम में जो इशू हुआ था 2017 में, या गैलवान घाटी में जो 2020 में ये अटैक हुआ था। इसके अलावा ट्रेड इम्बैलेंस का भी हमें केस देखने को मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल में चाइना ने ओवरटुक किया है यूएस को टू बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया हुआ है। इसके अलावा चाइना भी कई सारे ट्राइलेटरल नेक्सस का पार्ट बना हुआ है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे नेबर में जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो चाइना या फिर मतलब कि चाइना जो बांग्लादेश हो गया, या फिर पाकिस्तान हो गया, या फिर जो अफगानिस्तान हो गया, इन सब के साथ में रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम सीपेक को देखते हैं तो सीपेक भी हमारे जो मतलब पीओके का रीजन है, उस पीओके रीजन से होकर के गुजरता है, जो कि इंडिया के सॉवरेनिटी का वायलेशन है। इसके अलावा चाइना की जो असर्टिवनेस है, असर्टिवनेस का मतलब ये हो गया जो इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना करके रखा हुआ है। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ के साथ में इन्होंने रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए हैं, ये हमारे लिए एक सरदर्दी हो रखी है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने भी क्वाड में मेंबरशिप अपनी रखी हुई है, और क्वाड के थ्रू अल्टीमेटली चाइना की जो ये असर्टिवनेस है उसको हम लोग काउंटर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वाटर पावर भी हमेशा एक टसल बनी रहती है। जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी है, सेम वैसे ही यहाँ पर चाइना और इंडिया के साथ में ब्रह्मपुत्रा जो है वो एक स्ट्रैटेजिक वेपन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है चाइना के द्वारा। कई बार ऐसा देखा गया है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा जो है सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है, और वो इस बात को शो कर रहा है, इस बात को दिखा रहा है कि चाइना भी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर में डैम बिल्डअप कर रहा है। और ये जो डैम बिल्डअप किया जा रहा है वो है यालंग ज़ैंगहो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। हमें अब रिन्यूड इंगेजमेंट देखने को मिली है जो 24th राउंड ऑफ जो यहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग हुआ है। यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना के द्वारा रिकॉग्नाइज भी की गई हैं। तो क्या रिकॉग्नाइज की गई हैं, क्या हुआ, ये हमारे लिए डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बल्कि जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो कंसेंसस ऑन द बॉर्डर मैनेजमेंट हुआ है। कंसेंसस ऑन द बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब चाइना ने माना है कि वी नीड टू सीक अ फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क फॉर सेटलमेंट इन लाइन। 2005 का जो एग्रीमेंट था ऑन द पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, उसी के सिंक में ये वाला प्लान यहाँ पर लेकर के आया गया है। इसके अलावा एक एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप को भी बिठाया जाएगा जो कि इस बॉर्डर मैनेजमेंट पर काम करेगी। इन्होंने ये भी माना कि वी नीड टू हैव एन एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल मैकेनिज्म, जिससे कि जो भी टेंशन या किसी तरीके का अगर मुझे एस्केलेशन अगर करना है तो उसके लिए भी एक मीटिंग होगी और उसके लिए मिनिस्ट्रियल लेवल पर एक कमेटी बना करके रखी जाएगी। ये एक अच्छा स्टेप भी है और कह सकते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। कहीं ना कहीं चाइना इस बात को समझ गया है कि अगर मुझे एशिया में आगे बढ़ना है और अगर वर्ल्ड में अपनी एक डोमिनेशन अगर मुझे साबित करनी है तो कहीं ना कहीं इंडिया को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ये बात चाइना बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका और इसीलिए ये जो 24th राउंड की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की डायलॉग के ऊपर में जो फाइनली डिक्लेरेशन भी निकल करके आया है, ये काफ़ी हद तक इस बात को शो भी कर रहा है कि चाइना ने इंडिया के साथ में इंगेजमेंट्स को बढ़ाने पर काम करना है। कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्डअप किया गया है। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म कर दिया गया है कि इन केस अगर कल को किसी भी तरीके की बॉर्डर डिस्प्यूट होती है, हालांकि ये कोशिश तो ये करेंगे कि बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, तो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर कल को अगर होती भी है इन केस, फिर भी एक मिनिस्ट्रियल लेवल और एक कमेटी बना दिया गया और उस कमेटी के बेसिस पर अल्टीमेटली जो भी पॉसिबल यहाँ पर इंगेजमेंट्स हो सकती है उन इंगेजमेंट्स को रखा जाएगा और एस्केलेशन जिस तरीके से भी की जा सकती है उस एस्केलेशन पर काम करना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया और चाइना ने ऑलरेडी पास्ट में इस तरीके के कई सारे एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, लेकिन फिर भी उन अगर एग्रीमेंट को देखें और जो 24वीं एग्रीमेंट इस तरीके से हुई है, इन एग्रीमेंट को देखें तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि पहले चाइना किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में चाइना चीज़ों को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है और साथ ही साथ में एक मैकेनिज्म भी डेवलप करने के ऊपर में आगे बढ़ रहा है। और इस चीज़ को ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना भी इस बात को समझ गया है कि वी नीड टू हैव
द हैंड ऑफ इंडिया टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए चाइना का मतलब इंडिया का हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक और ट्रेड बायस जो टाइज हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने पर यहाँ पर बात हो रही है। दोनों कंट्री ने मिलकर के ये बात की है कि हमें अपना जो बायलैटरल ट्रेड है उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ में जो इन्वेस्टमेंट टाइज है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना है। इसका मतलब ये हो गया कि चाइना अब जो मतलब इंपोर्ट करता है इंडिया से उन सारे आइटम की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाएगी और चाइना कई सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो इंडिया को ट्रेड करेगा, इंडिया को एक तरीके से कह लीजिए एक्सपोर्ट करेगा। हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चाइना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो इनपुट्स हैं या फिर एक तरीके से कह लीजिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है कि चाइना से ही हम प्रोक्योर करते हैं और चाइना इस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना इस बात को भी कहा है कि लुपलेक पास हो गया या शिपकिला पास हो गया या जो नाथुला पास है, इधर से भी अल्टीमेटली ट्रेड किए जाएंगे और ट्रेड के लिए ये सारी चीज़ें भी ओपन की गई हैं। डायलॉग जो होता है उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि हम हाई लेवल की मीटिंग बनाएंगे और इसमें पीपल टू पीपल जो एक्सचेंज होती है 2026 तक वापस से उसको भी रीस्टार्ट करने पर बात कही जा रही है, चाहे वो कल्चरल तरीके से हो या फिर एनजीओ के तरीके से हो या फिर डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू हो। तो लोगों का इंगेजमेंट ट्रेड टूरिज्म के थ्रू अल्टीमेटली बढ़ाने पर यहाँ पर बात हो रही है। कंट्री ने इस चीज़ को रीअफर्म किया कि हम लोग डेवलपमेंटल पार्टनर से, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ये दोनों कंट्री ये रिफर करते हैं कि हम लोग डेवलपमेंटल पार्टनर्स हैं और हम लोग राइवल नहीं हैं। और ये चाइना के जो डाइल्यूशन है, चाइना की जो पॉलिटिकल जो पॉलिसी है उसके डाइल्यूशन के ऊपर में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अब मुझे चाइना मतलब इंडिया को एज अ राइवल नहीं देखना है, हमें उसे एक ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखना है, हमें एक साथी के तौर पर देखना है। इसके अलावा चाइना और इंडिया ने मिलकर के 75 ईयर ऑफ टाइज यहाँ पर इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर ड्रैगन और एलिफेंट टाइज इसकी संज्ञा दी गई है। इसके अलावा परस्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में भी बात की गई है। यहाँ पर दोनों ही कंट्री ने मिलकर के ये माना है कि हमें रिलेशन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि हम कोई तीसरी कंट्री के लेंस के तौर पर हम न देखे जाएं। मतलब हमें तीसरा पार्टनर लेकर के नहीं आना होगा, हमें अपने रिलेशन को एस्टैब्लिश करने और रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें तीसरी कंट्री की ज़रूरत नहीं, हम लोग आपस में मिल करके ही अपना जो भी दुख दर्द होगा वो यहाँ आपस में बात कर लेंगे। इसके अलावा चाइना ने यह भी कहा है कि हम आपको हाइड्रोलॉजिकल डेटा देंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए हाइड्रोलॉजिकल डेटा भी शेयर किया जाएगा, जिससे अल्टीमेटली इंडिया अपने जो डैम्स और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप कर सकता है और साथ ही साथ में आने वाली जो परेशानी है उस आने वाली परेशानी को भी बड़ा मैच्योर तरीके से टैकल कर सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, डायरेक्ट फ्लाइट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट की जा रही हैं ताकि हम इंगेजमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें और ज़्यादा इंगेजमेंट को बढ़ा सकें। यह हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो चुका है, सिग्निफिकेंट इंडिया के तौर पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है जो ये रिन्यूड इंगेजमेंट हो रही है, क्योंकि इससे हमारा जो ट्रेड है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे और इससे इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा उसको बूस्ट मिलेगा। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर बात करें तो 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसने इस चीज़ को रिकमेंड किया था कि हमें चाइना से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमें चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। नीति आयोग ने भी रिसेंटली इस चीज़ प्रमोट किया है कि कहीं ना कहीं हमें जो मतलब चाइनीज़ एंटरप्राइजेज हैं हमें उनके ऊपर में स्पेशल स्क्रूटिनी करने की ज़रूरत है, मतलब जो ईज़ करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये हो गया आसान करने की ज़रूरत है। हम चाइना को जो एज अ केवल और केवल एक मतलब एक इरोडर के तौर पे जो हम लोग देखते हैं, हमें इरोडर के तौर पे नहीं देखना पड़ेगा। दे आर एक्चुअली द बिजनेसमैन। हमें उनको बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, हमें उन्हें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। अगर वो किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी स्टार्टअप में या खुद अगर मान लो कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि ये केवल और केवल डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो साथ ही साथ में इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी लेकर के आ रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू अल्टीमेटली इंडिया की जीडीपी स्ट्रांग होगी, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर क्रिटिकल रिसोर्स के बारे में बात करें तो 70% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर जो 90% ऑफ द ग्लोबल रेयर ओर, ये प्रोसेसिंग जो होती है वो चाइना के द्वारा ही की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए भी हो गया है क्योंकि चाइना ने जो 9 मिनरल्स हैं उनको बोल दिया क्रिटिकल मिनरल्स कि हम उसका ट्रेड नहीं करेंगे। तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि हम चाइना के साथ में इंगेजमेंट्स बढ़ाएं और हो सकता है चाइना उन क्रिटिकल मिनरल को भी इंडिया में ट्रेड करने, इंडिया के साथ में ट्रेड करने पर वो एक्सेप्ट कर ले। इंडिया जो है चाइना के साथ में सोलर पैनल्स को लेकर के या रिन्यूएबल एनर्जी गोल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ में ट्रेड करें।
ग्लोबल इन्फ्लुएंस पे भी हमें देखने को मिल जाता है। चाइना और इंडिया के टाइज के रूप में अगर देखें तो हमें ये देखने को मिल जाता है कि एशियन पावर में ये दो बड़े बिग पार्टनर्स हैं, और इन दोनों बिग पार्टनर्स की वजह से जितने भी ग्रुपिंग्स है, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, इनकी अपनी सिग्निफिकेंस बनी हुई है। अगर ये दोनों कंट्री अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहें या एक साथ प्लेटफॉर्म पे न रहें तो शायद जो भी यहाँ पर ग्रुपिंग्स वगैरह बनी हुई हैं इनकी सिग्निफिकेंस रिलेटिवली वीकन हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। इनफैक्ट कोऑपरेशन भी हमें देखने को मिल जाता है टू ऑफर अ काउंटर वेट टू द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हमें देखने को मिल रहा है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जितने भी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है इंडिया और चाइना मिल करके वहाँ पर उस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को वीकन कर देता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना ये दोनों वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हो चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक तरीके से कहिए कि पार्टनर कंट्री के तौर पर आ चुके हैं। और इस बात को केवल और केवल इंडिया, चाइना, एशिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कंट्रीज़ जो बाकी के बड़े मेजर पार्टनर्स हैं जैसे यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन भी इस बात को समझता है और इस बात को ये रिकॉग्नाइज भी करता है। इसके अलावा काउंटर ग्लोबल चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। स्टेबल इंडिया चाइना रिलेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, वो दोनों के स्टेबल रिलेशन की वजह से ही या इन दोनों के स्टेबल रिलेशन से काफ़ी आगे बढ़ सकती है। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इंडिया, रशिया, चाइना का जो एक ट्रायंगल है इसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। तो जितने भी तरीके का ये यूएस सैंक्शन, टैरिफ या फिर जितने तरीके का ये इश्यूज़ वगैरह क्रिएट करके रखा गया है वेस्टर्न ब्लॉक्स के द्वारा, उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं और उसको हम साइड भी कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब हम लोगों ने देखा कि 2 अप्रैल को जो है लिबरेशन डे मनाया गया था, और ये लिबरेशन डे बेसिकली जो है यूएस के द्वारा मनाया गया था, और ये इसलिए मनाया गया कि हमने उस पर टैरिफ लगा दिया, मतलब यूएस ने टैरिफ लगा दिया, चाइना और बाकी और भी 9 कंट्री के ऊपर में टैरिफ लगाया गया था। तो इस टैरिफ के थ्रू अल्टीमेटली अगर हम यूएस डॉलर में ट्रेड ना करके अगर हम ब्रिक्स जैसे संस्था के थ्रू एक ऐसी करेंसी बनाएं जो कि यूएस डॉलर में ट्रेड ना करके किसी दूसरे करेंसी में ट्रेड करती है, तो ये ज़्यादा बेटर हमारे लिए भी और वर्ल्ड लेवल के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी। इससे जो यूएस का ये एक अपना एक जो डोमिनेशन है वो डोमिनेशन तो वीक होगा ही होगा, और साथ ही साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो यूएस अपनी मनमानी करता रहता है जियो पॉलिटिक्स में या फिर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं उसकी मनमानी को कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए ये कहा जा सकता है कि देखो, चाइना और यूएस के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में चाहे जैसी भी रिलेशन हो, लेकिन आज की डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कपल दीज 2 कंट्रीज़। इन दोनों कंट्री को कपल होना, इन दोनों कंट्री को साथ आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोऑपरेशन इन द ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज या फिर जो रीबिल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें लेकर के आएगा। और इस चीज़ के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं, और वो है 3 म्यूचुअल्स, दैट इज द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड द म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपको आंसर राइटिंग करने में थोड़ा अपने आंसर, अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल दिया गया है वो है इंडिया और जापान के पार्टनरशिप को लेकर के। इंडिया और जापान की पार्टनरशिप ये आज से नहीं, बहुत पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी चलती आती है। जैसे दोनों कंट्री के बीच में इसलिए भी रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं अच्छे, क्योंकि चाइना के साथ में थोड़ी दोनों की राइवलरी है। अगर हम चाइना के साथ में इंडिया की देखें या फिर चाइना के साथ में जापान की देखें, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए चाइना और जापान एक दूसरे के हाथ पकड़ करके चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं। इंडिया और चाइना ने अपना एक ज्वाइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड के लिए साइन किया हुआ है, यानी कि अगले 10 साल के लिए क्या हम लोग मतलब कि क्या काम करेंगे, तो उसके लिए 8 लाइन ऑफ एफर्ट के बारे में बात की गई है। ये ध्यान रखना है, 8 है, 8 लाइन ऑफ एफर्ट है। क्या क्या है इसमें? इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, मोबिलिटी है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है और स्टेट प्रीफेक्चर इंगेजमेंट्स है। बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। ये स्टेट प्रीफेक्चर इंगेजमेंट क्या चीज़ है? जैसे हम लोग अपने यहाँ पर इंडिया में बोलते हैं अलग अलग स्टेट, ऐसे ही वैसे ही जापान में भी 47 प्रीफेक्चर्स हैं। मतलब वहाँ पर एक तरीके से कह लो कि प्रांत हैं, स्टेट हैं, मंडल है, डिवीज़न है, जो भी आप बोलना चाहें, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो भी एक तरीके का डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न करने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर दोनों को आपस में पार्टनर किया गया है। जैसे हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम लोग करते हैं ना कि अलग अलग, जैसे हरियाणा को हमने हैदराबाद के साथ में जोड़ दिया, तो इस तरीके से जो हम लोगों ने इंगेजमेंट्स कर रखी हैं यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज के लिए, जापान में उसी तरीके से रिलेशन बिल्डअप करने के लिए 2 अलग अलग स्टेट को आपस में जोड़ दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश और तोयामा को, तमिलनाडु और तहीम को, उत्तर प्रदेश और यामांशी को, और गुजरात और शिजुका को। शिजुका ये वही स्टेशन, ये वही एक तरीके से कह लो प्रांत है जहाँ पर जो कार्टून आता है ना, उस कार्टून का नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे, जो कार्टून है वो इसी शिजुका ही प्रांत से है। तो सभी घर इसमें उसी शिजुका, मतलब जो कार्टून है, जो नाम नहीं ध्यान है मुझे,
तो उस प्रांत से बेसिकली सारे घर सभी लोग उसी तरीके से बना करके रखे गए हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है इंडिया और जापान के साथ में जो नेक्स्ट डिकेड की जॉइंट विजन बनाई गई है। इसके अलावा हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देखने को मिल रही है कि हम सप्लाई चेन रिजिलियंस लेकर के आ रहे हैं, और ये सप्लाई चेन रिजिलियंस किन चीज़ों में लेकर के आ रहे हैं, वही जो हमारे लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट दैट इज क्रिटिकल मिनरल यानी सेमीकंडक्टर। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम और साथ ही साथ में न्यू एंड इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उनको लेकर के। अब इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जापान से आप कौन सा मिनरल मंगा पाएंगे, कोई मिनरल तो उनके पास है नहीं, तो वो क्या चीज़ हम मंगाएंगे, हम मंगाएंगे जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम मंगाएंगे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, या फिर जो क्लीन एनर्जी है, या फिर जो टेलीकॉम है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड या फिर सर्विस ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं हम उनको यहाँ पर मंगाते हैं। इसके अलावा हम लोग स्पेस में भी आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, स्पेस में भी हम लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। ल्यूपेक्स मिशन जो है चंद्रयान 5 का, ये जाने वाला है। ल्यूपेक्स का मतलब ये हो गया कि हम साउथ टेरिटरी पे वहाँ जा करके हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे। एक्सप्लोरेशन करने का मतलब कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ये पूरा नाम रखा गया है। दोनों कंट्री मिल करके यहाँ पर जो है साउथ पोल को एक तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। कई और आउटकम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एआई को लेकर के बात हुई है, फ्यूल को लेकर के बात हुई है, मोबिलिटी को लेकर के बात हुई है, बट हमारे लिए ऐसा कोई खास ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, हमारे लिए ऐसा कोई इंपॉर्टेंट ये पार्ट नहीं है। जापान के बाद अगर आगे बात करें कि व्हाट आर द डिफरेंट पिलर्स ऑफ रिलेशन, क्या हमें अलग अलग पिलर्स देखने को मिलते हैं, तो देखो स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप जो होती है 2014 में साइन की गई है। अब देखो ये जो हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर CEPA, CECA, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी अगर देखेंगे तो इंडिया और जापान के बीच में क्या है, सेंट्रल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, CEPA साइन करके रखा गया है। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि किस कंट्री के साथ में हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किन के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके साथ सीका है, किसके साथ सीपा है। तो ये जो चीज़ें होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट ये चीज़ आप लोगों को टेलीग्राम में भी शेयर की जा चुकी है। और साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो आप लोगों को शेयर किया गया था उसी को अगर मैं क्विकली यहाँ पर आप लोगों को रिवाइज करवाऊँ तो दिस इज़ द हायरार्की ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बेसिक लेवल पे जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होती है इसमें जो भी गुड्स या सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर में टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें किस किस कंट्री के साथ में हम लोगों ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, तो एक तो ग्लोबल सिस्टम है, मतलब हम लोगों ने 41 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ में ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है। ये 41 लोगों का ग्रुप है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंट्री याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा चिले हो गए, अफगानिस्तान हो गया, दिस इज़ ठीक है, चिली हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके साथ में भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होकर के प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होकर के रखा हुआ है। इसके अलावा मर्कासौर यानी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की इकोनॉमी है, इसके अलावा सार्क और एशिया पैसिफिक, इन सभी के साथ में हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है। प्रेफरेंशियल ट्रेड के ऊपर में थोड़ा सा और अगर हम लोग और ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पर हम टैरिफ को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये श्रीलंका, नेपाल के साथ में ट्रीटी ऑफ ट्रेड साइन करके रखा है, भूटान के साथ में एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड, या फिर इसी तरीके से हम लोगों ने सर्विसेज वगैरह को लेकर के भी किया हुआ है। और इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज़ और जो आसियान कंट्रीज़ हैं इनके साथ में भी हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है। इसके अलावा हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी देखने को मिलता है। ये जो CEPA है इसका एडवांस वर्जन हमें CECA के फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर और ज़्यादा एडिशनल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं रिलेटेड विद द सर्विसेज, रिलेटेड विद द रेगुलेटरी इशूज़, इन्वेस्टमेंट, कॉम्पिटिशन एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं और ज़्यादा ब्रॉडर वे हमें ट्रेड का देखने को मिल जाता है। अगर हम CECA के बारे में बात करें तो सिंगापुर और मलेशिया के साथ में हम लोगों ने साइन करके रखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया। इसके अलावा CEPA यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर देखें तो देखो UAE, साउथ कोरिया एंड जापान के साथ में, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा जापान के साथ में हम लोगों ने CEPA साइन करके रखा हुआ है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हम लोगों ने अलग अलग एग्रीमेंट किए हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में देखोगे तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, एक तरीके का CECA ही है, लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। थाईलैंड के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कर रखा है। मॉरिशस के साथ में देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करके रखा हुआ है। तो ये जो हम लोगों ने बात किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और ये मैच द फॉलोइंग को लेकर के आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप जो यहाँ पर डिटेल बात की गई है ये सारी डिटेल जो है ऑलरेडी टेलीग्राम में पब्लिश कर दी गई है, वहाँ पर पोस्ट कर दी गई है, आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग लास्ट में जब प्रीलिम्स आ जाएगा तो हम लोग न्यूमोनिक्स के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे ताकि चीज़ें याद भी हो जाएं।
इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कस्टम यूनियन एक आ जाता है, कॉमन मार्केट आ जाती है और फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक यूनियन हो जाता है। जैसे हम लोगों को यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है वैसा ही आ जाता है। अब चूंकि इंडिया के साथ में ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी का है नहीं तो हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं और हम लोग जरा बढ़ते हैं। जो जापान के साथ में हम लोग रिलेशन हम लोग बात कर रहे थे उसी जापान के साथ में रिलेशन को जरा आगे भी डिस्कस करना शुरू करते हैं कि और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो हम लोगों ने ये बात कर लिया कि करंट स्टेटस क्या है, तो हम लोगों ने बात कर लिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये साइन होकर के रखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें क्या क्या इंपोर्ट हम लोग करते हैं तो प्राइमरी इंपोर्ट हम लोग जो जापान से करते हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, कॉपर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी। और एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं वही ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, व्हीकल हो गया और इसके अलावा हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को भी हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया और जापान के अगर हम लोग इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस अगर पार्टनरशिप को देखें तो ये 2021 में लॉन्च की गई थी जिससे कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल कंपटीशन है वो बढ़ जाए। तो हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं इस ट्रेड के बारे में भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिर में हम किन किन चीज़ों की ट्रेड करते हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर के देखें तो 2025 में ही हम लोगों ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योरिटी कोऑपरेशन कर रखा है और इसके अलावा 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग्स भी होते रहते हैं। 2+2 में यहाँ पर कौन कौन होता है, डिफेंस होते हैं एंड फॉरेन अफेयर होते हैं। और ये भी क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि 2+2 में यहाँ पर होता कौन है, तो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा बायलैटरल जो एक्सरसाइजेज भी होती हैं जैसे जिमेक्स हो गई और इसके अलावा धर्म गार्जियन हो गई, ये दोनों भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में जैसे मिलन हो गया या फिर मालाबार हो गया, ये भी होता रहता है। हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट जरूर है। डेवलपमेंटल कोऑपरेशंस भी कई सारे हम लोग कर रहे हैं, जैसे जो हाई स्पीड रेल हम लोग बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन जो बना रहे हैं मुंबई और अहमदाबाद के बीच में, उसके लिए हम लोगों ने जापान का ही सहारा लिया है। जापान में जो इंडिया जापान ईस्ट एक्ट फोरम है, ये ईस्ट एक्ट फोरम भी इंडिया के जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ में यहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट शेयर करता है। और जापान का जो एक विजन ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है ये इसी के साथ में मिलकर के यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर बात करें तो देखो इंडिया और जापान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब डाइवर्स कह सकते हैं कि केवल और केवल ये ट्रेड पार्टनर के तौर पे नहीं है बल्कि यहाँ पर ये डेवलपमेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और बाकी जो जियोपॉलिटिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जापान के बारे में देखें तो जापान हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों कंट्री एक दूसरे के जो परमानेंट मेंबरशिप हैं उन परमानेंट मेंबरशिप को भी एक दूसरे के लिए हमेशा मतलब फोकस करते रहते हैं कि आपको भी परमानेंट मेंबर यूएन में हो जाना चाहिए और फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी एक दूसरे का सपोर्ट ये करते रहते हैं। अगर यहाँ पर देखें डेवलपमेंटल तो हो गया है। अगर हम लोग रोल देखें व्हाट इज़ द रोल इन द ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर, तो यहाँ पर देखो रूल बेस्ड हमें ग्लोबल ऑर्डर देखने को मिल जाता है। रूल बेस्ड में जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, देखो क्वाड में भी दोनों की मेंबरशिप देखने को मिलती है। और क्वाड किस लिए बना रहे हैं हम लोग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रिजिलियंट सप्लाई चेन के लिए भी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म हो गया, जो हम लोग अलग अलग वही है कि जैसे हम लोगों ने बात किया कि सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के कैंडिडेट को ऑन द परमानेंट सीट इन द रिफॉर्म्ड जो यूएनएससी की सीट है। इसके अलावा अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए भी दोनों कंट्री मिल करके आई हुई हैं और यहाँ पर एशिया अफ्रीका जो ग्रोथ कॉरिडोर है उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश करके रखा गया है। 2017 से ही बेसिकली ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। इंडिया और जापान मिलकर के कोऑपरेशन इनिशिएटिव भी चला रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द अफ्रीका के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में करंट अफेयर्स आ जाती है। इसके अलावा सप्लाई चेन रिजिलियंस वगैरह कि हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिल करके, दोनों कंट्रीज जो होती हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके कोलैबोरेट कर रही हैं सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव को लेकर के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। देखो हर चीज़ तो याद नहीं रखा जा सकता है लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है एटलीस्ट वो सारे पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन बनता है और इन सारी चीज़ों के स्टेटमेंट बन करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी हम लोग लास्ट में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ पर आपको आइडिया भी लगेगा। अब देखो कंक्लूजन यहाँ पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मतलब कह लीजिए कि कंक्लूजन लिखा गया जिससे हम सभी लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी आंसर, जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो हमें कंक्लूजन लिखना कैसे चाहिए। तो इस कंक्लूजन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा कंक्लूजन लिखा गया है कि डिस्पाइट कंसर्न लाइक जो जापान की रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया चूँकि एनपीटी है मतलब एनपीटी का जो है सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए जापान जो होती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मतलब नहीं ट्रांसफ़र करता है, देता नहीं है। इसके बावजूद भी इंडिया और जापान का जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी अच्छा एक रिलेशन मेंटेन करके रखा हुआ है इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर के लिए। While Japan addressed Chinese assertiveness and unilateralism through the US-led alliance that is क्वाड का जो इलाका होता है, और वही इंडिया जो होती है एक नॉन अलाइंड स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अप्रोचिंग बैलेंस टाइज विद द US, रशिया एंड द ग्लोबल साउथ बना करके रखा हुआ है। तो
तो एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पर एक बैलेंसिंग दिखाया गया है कि जापान की क्या पावर है और इंडिया किस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है और दोनों कंट्री कैसे एक दूसरे को बैलेंस करके रखी हुई हैं। आगे यहीं पर बात की जा रही है, एंकर्ड इन द शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कमिटमेंट टू अ रूल बेस्ड ऑर्डर, द पार्टनरशिप प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म, economic resilience and inclusive growth, embodying cooperation based on truth, transparency and evolving the multipolar world। तो ये जो कंक्लूजन लिखा गया है हमारे लिए प्लस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए यहाँ पर मैंने पढ़ा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, जो तरीका लिखा गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर तरीका है और इस तरीके के स्टेटमेंट आपको सीखने चाहिए, समझने चाहिए कि किस तरीके से हम लिख करके अल्टीमेटली अपने एग्जाम में, अपने मेंस एग्जाम में भी इस तरीके के स्टेटमेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी न्यूज़ और भी है, जैसे कि न्यू स्ट्रैटेजिक इंडो EU एजेंडा को लेकर के है। तो अभी देखिए हुआ यही है कि यूरोपियन कमीशन ने फिर अपना एक जो है जॉइंट कम्युनिकेशन जो होता है बना करके रखा हुआ है इन द नेम ऑफ न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा के तौर पे। अब यहाँ पर देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन किया गया है और इसकी नेगोशिएशन जो होती है 2025 के अंत तक में ये फाइनल हो जाएगी और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के तौर पर हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो होती है ये 2004 से ही इस्टेब्लिश होकर के रखी हुई है। हम लोगों ने ब्लू वैली का क्रिएशन, बेसिकली यहाँ पर ब्लू वैली का क्रिएशन किया जाएगा और ये जो ब्लू वैली होगी एक प्लेटफॉर्म के तौर पे होगी जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर सेलेक्टेड वैल्यू चेन में इंगेजमेंट बढ़ा पाएंगे। तो जिस तरीके से सिलिकॉन वैली होती है सेम वैसे यहाँ पर ब्लू वैलीज वगैरह भी रहेंगी जहाँ पर सेलेक्टेड वैल्यू चेन में यहाँ पर इंगेजमेंट वगैरह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक तरीके का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भी होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लू चेन वैली, ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लू चेन क्या है या फिर जो ये ब्लू वैली हम लोग बात कर रहे हैं ये क्या चीज़ होती है। इसके अलावा हम लोग क्लीन ट्रांजिशन एंड रेजिलियंस की ओर में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के साथ में टास्क फोर्स गठित की गई है। जैसे अभी अगर हाल में देखेंगे तो डेनमार्क के साथ में हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लान बना करके रखा हुआ है। दोनों कंट्री मिल करके, डेनमार्क मिल करके अल्टीमेटली ग्रीन हाइड्रोजन पर वर्क कर रही हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर के हम लोग देख रहे हैं कि देखो हम लोग क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू द इंडिया EU इनोवेशन हब। इसके अलावा एडवांसिंग अ कंड्यूसिव डिजिटल इन्वायरमेंट को लेकर के, सिस्टम एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस को लेकर के, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज़ को लेकर के। अब देखो कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इशू में यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा यहाँ पर एक प्रोग्राम बना करके रखा गया है, कोलैबोरेट वाया EU's ग्लोबल गेटवे एंड इंडियाज़ महासागर। इंडिया के महासागर के बारे में तो प्रोबेबली आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके जो एक तरीके से कह लीजिए उनके जो इंटरेस्ट हैं, हम उस इंटरेस्ट को वर्ल्ड लेवल पर या फिर ग्लोबल साउथ हम लोगों ने अपना एक रिलेशन जो मेंटेन करके रखा हुआ है, सेम वैसे ही EU का भी अपना एक ग्लोबल गेटवे है। इस ग्लोबल गेटवे के बारे में अगर बात किया जाए तो EU का जो ग्लोबल गेटवे स्ट्रैटेजी है इज़ टू प्लान टू इन्वेस्ट 300 बिलियन यूरो बाय 2027। हमारे लिए ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान बना करके रखा गया है जिससे कि टू बिल्ड द स्मार्ट, क्लीन एंड सिक्योर कनेक्शन इन सेक्टर लाइक डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, वाइल ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो जिस तरीके से हम लोग ग्लोबल साउथ के बारे में बात कर रहे हैं वैसे ही EU जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर में, अलग अलग सेक्टर में, और इस तरीके से डेमोक्रेसी और साथ ही साथ में जो एक सस्टेनेबिलिटी उस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग पिलर्स हैं जहां पर हम लोग इंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए देखो यही 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक ब्लू वैली के बारे में जो हम लोगों ने बात किया, इसके अलावा जो यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट जो हम लोग साइन कर रहे हैं, और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के साथ में जो एक टास्क फोर्स वगैरह बनाई गई है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है जो आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में इजराइल के साथ में इंडिया का एक अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो इजराइल के साथ में रिलेशन था 2017 में इनकी जो एग्रीमेंट थी वो खत्म हो गई थी। हम लोगों ने मतलब 1996 में ही बना करके रखा था, लेकिन वो खत्म हो गई थी। तो अब वापस से नया एग्रीमेंट बनाया गया है, न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को जो है साइन किया गया है। इजराइल ऐसी पहली OECD कंट्री बन जाएगी जो कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इंडिया के साइड में साइन करके रखी हुई है। इजराइल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ केवल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन बल्कि इसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवॉल्विंग कोऑपरेशन विद द इंडिया एंड इजराइल, आखिर में दोनों के बीच में क्या यहाँ पर रिलेशन किस तरीके से हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखो एक तो इकोनॉमिक टाइज हो गई, हम लोगों ने इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ा लेनी है।
इसके अलावा I2U2 पार्टनरशिप भी बढ़ाई जा रही है। I2U2 का मतलब हो गया I2 2 I मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब हो गया UAE एंड US। ये सभी कंट्री आपस में मिल करके पहली समिट 2022 में करते हैं और हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट बना देते हैं। इजराइल और इंडिया मिलकर के अपना एक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड बना रखे हैं अगले 5 साल के लिए, और यहाँ से अल्टीमेटली इनोवेशन और साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर में फोकस किया जाएगा। बराक 8 मिसाइल ये डेवलप की जा रही है दोनों कंट्री के साथ में मिल करके, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बराक 8 मिसाइल के बारे में जरा समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं। सिंगापुर के साथ में अगर रिलेशन बात करें तो 60 साल हो गए हैं सिंगापुर के साथ में रिलेशन को, और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि देखो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में साइन की गई है। सीका बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यहाँ पर दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर के साइन किया गया है। दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, और साथ ही साथ में जो काउंटर टेररिज्म वगैरह है इनको लेकर के प्रमोट कर रही है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दोनों कंट्री मिलकर के आ रही है। इंडिया की जो इन स्पेस है और इसके अलावा सिंगापुर की जो ऑफिस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री है, ये दोनों मिलकर के आ रही हैं और दोनों कंट्री अल्टीमेटली ज्वाइंट कोलैबोरेशन के थ्रू स्पेस में नया जो डेवलपमेंट हो सकती है उस डेवलपमेंट को करने के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी की जा रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन हो गई, या अनमैन्ड वेसल्स को लेकर के दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में मिलकर के डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं। डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में भी दोनों कंट्री आ रही हैं। यूपीआई और पे नाउ लिंकेज दोनों कंट्री के बीच में किया गया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ये चेन्नई में ओपन किया जा रहा है दोनों कंट्री के साथ मिलकर के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि सिंगापुर के साथ मिलकर के ये जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग ये कहाँ पर खोला जा रहा है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री के साथ मिलकर के ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस और बायोफ्यूल अलायंस यहाँ पर भी सिंगापुर अपना एक मेंबर के तौर पर आ गया है और बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी पोजीशनिंग यहाँ पर करके रखा हुआ है। This is an step cooperation in green hydrogen and ammonia protection. Green hydrogen and ammonia protection के लिए important यहाँ पर बना हुआ है। And this is to explore the urban water management and the civil nuclear domain cooperation. तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा कनेक्टिविटी पर भी दोनों कंट्री मिलकर के काम कर रही हैं। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को लेकर के काम किया जा रहा है, हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर के काम किया जा रहा है, और बाकी सारी चीज़ें में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पर करंट अफेयर्स है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों मिलकर के अपना एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा फ्यूचर में। जैसे अगर बात करें, अब मान लो पाकिस्तान, ये एग्रीमेंट पहले है क्या इसके बारे में समझ लेते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर दोनों कंट्री ने साइन ये किया है कि अगर मान लो पाकिस्तान के ऊपर में किसी तरीके का अगर थ्रेट आता है तो सऊदी अरेबिया मानेगा कि उसके ऊपर में भी थ्रेट आया है, या फिर इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के ऊपर में अगर कोई भी मतलब एग्रेशन होती है तो पाकिस्तान भी मानेगा कि उसके ऊपर में भी एग्रेशन हुई है। अब देखो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का क्रिएट है। जैसे एक नाटो होता है ना, कि मान लो नाटो के किसी भी मेंबर के ऊपर में अगर अटैक होता है तो माना जाएगा कि नाटो के मेंबर के ऊपर में अटैक है। सेम वैसा ही कुछ एग्रीमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट कर देगा क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। अब कल को अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और इनके साथ में यूएस मिलकर के रखा हुआ है। अब यूएस चूंकि इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो इजराइल को सपोर्ट अगर कर रहा है तो सऊदी अरेबिया ये किसी और को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ये पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है, और इस वजह से अब यहाँ पर यूएस, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान इनका नेक्सस फिर बिगड़ेगा। सिमिलरली इसी तरीके से मान लो कि ईरान को लेकर के अगर केस बैठता है तो ईरान को लेकर के अगर केस बैठेगा तो फिर साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान इन दोनों के साथ में रिलेशन फिर खराब हो जाएंगे। या मान लो इंडिया के साथ में अगर केस बैठता है तो इंडिया के साथ में भी अगर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के रिलेशन अच्छे हैं, तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए ईरान इंडिया को किस तरीके से बैलेंस करेगा, ये कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर, कन्फ्यूज़न का स्टेट यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल सकती है, और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स फ्यूचर में होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसके खिलाफ में युद्ध लड़ रहा है। मतलब कुछ कह सकते हैं कि मिडिल एशिया में, जब मिडिल ईस्ट में एक समय ऐसा हुआ था जब सीरिया पे बॉम्बिंग चल रही थी और मल्टी पार्टनर जब बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे, यहाँ पर यूएस भी इन्वॉल्व था, कुर्दिस्तान भी इन्वॉल्व था, ISIS भी था, सीरिया की गवर्नमेंट खुद थी, ईरान था, प्लस जितने भी मेंबर हो सकते हैं सभी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे और सब आपस में कंफ्यूज थे। टर्की कभी किसी और का साथ दे रहा है, कभी किसी और का साथ दे रहा है, तो इट वाज लाइक वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट
कि कौन किसके साथ में युद्ध लड़ रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन इन सब का नतीजा ये हुआ कि सीरिया ख़त्म हो गया। सीरिया आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसकी स्टेट बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट हो चुकी है। खैर, जो कन्फ्यूज़न की स्टेट होगी वो फ्यूचर में तो हम लोगों को दिखेगा ही, लेकिन एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना है कि जियो पॉलिटिक्स में हमेशा चीज़ें डायनेमिक होती हैं, नथिंग इज़ परमानेंट। कोई भी हमारा ना दोस्त है, ना ही कोई हमारा परमानेंट दुश्मन होता है। सो एग्रीमेंट यहाँ पर जो साइन की गई है वो डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्री एंड स्ट्रेंथिंग द जॉइंट डिटरेंस अगेंस्ट द टू एग्रेशन। तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसीडर्ड एज एग्रीमेंट अगेंस्ट बोथ। सो इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, न्यूक्लियर वॉरफेयर को लेकर के हो सकता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरफेयर में अब जो पाकिस्तान है वो साउथ अफ्रीका को भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है। ऑलरेडी जो होती है सिचुएशन काफ़ी टेंस हो रखी है और उसमें और ज़्यादा ये एस्केलेशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शिफ्टिंग द पावर डायनेमिक्स, हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया कि जो जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है। It signifies a move from traditional role of US as a security guarantor in the region। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक वैक्यूम जो हमारा डेवलप हुआ है ये भी एक तरीके से कह लो कि जो होता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खैर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट था वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये जो एग्रीमेंट निकल करके आया है वो रियाद डिक्लेरेशन के तौर पे निकल करके आया है। अगर हम इंडिया के साथ में अगर बात करें साउथ अफ्रीका के रिलेशन, तो इंडिया के साथ में रिलेशन सेकंड लार्जेस्ट जो है ट्रेड पार्टनर हमारा सऊदी अरेबिया है। मैं बार बार साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, सऊदी अरेबिया बोलना है, ठीक है। सऊदी अरेबिया बेसिकली है सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, और वही अगर सऊदी अरेबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का सप्लायर इंडिया बन जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनवर्ड रेमिटांस के तौर पे या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, बायलैटरल ट्रेड के तौर पे, इन सभी चीज़ों में सऊदी अरेबिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पे है। पैलेस्टीन के बारे में अगर बात करें, पैलेस्टीनियन स्टेट ने मतलब पैलेस्टीन स्टेट जो होती है वो कई सारे कंट्रीज़ के द्वारा अब रिकॉग्नाइज की जा चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम लोग बोल सकते हैं। पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा था। पैलेस्टीन के दो पार्ट हैं, एक हो गया ईस्ट पार्ट जो पैलेस्टीन है, वेस्ट पार्ट जो है उसको हम लोग वेस्ट कोस्ट या फिर गाज़ा बोल देते हैं, वेस्ट स्ट्रिप के फॉर्मेट में हो जाती है। तो अभी रिसेंट में कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, पोर्चुगल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और फ्रांस हो गया, और उसके अलावा 140 और यूएन मेंबर्स के द्वारा जो पैलेस्टीन है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इंडिया ने ऑलरेडी इसको रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ था 1988 में ही। तो ये पैलेस्टीन जो होती है एक तरीके से कह लीजिए कि स्टेट के तौर पे, और अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक जो है सीज फायर एग्रीमेंट भी हो गया है और इजराइल ने पैलेस्टीन को भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। सो रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर उरुग्वे के अंदर, उरुग्वे की राजधानी बेसिकली मॉन्टेवीडियो है। सो मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन हमें देखने को मिल जाता है विच इज़ एक्चुअली ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट को लेकर के। बस इतना ही पार्ट आपको ध्यान रखना था, बाकी कुछ यहाँ पर खास मतलब नहीं है, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। नई इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल रही है ग्लोबल AI गवर्नेंस के ऊपर में। अब ये जो ग्लोबल जो AI गवर्नेंस है उसके दो इनिशिएटिव, दो मैकेनिज्म हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमारा मैकेनिज्म है जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और दूसरा है ग्लोबल डायलॉग ऑन AI गवर्नेंस को लेकर के। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर देखो नाम में ही पता चल रहा है कि ये साइंटिफिक पैनल है, यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा होगा, और यहाँ पर है AI गवर्नेंस को लेकर के। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग गवर्नेंस को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शेयरिंग करने पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यूएन जनरल असेंबली ने प्राइमरली ये दो मैकेनिज्म को यहाँ पर अनाउंस किया है, जिससे कि रीजनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन द गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये और प्रमोट होगा, आगे बढ़ेगा। इसके लिए दो नए तरीके और भी हैं, पैक्ट फॉर द फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। इन दोनों के थ्रू अल्टीमेटली हम लोग नॉन मिलिट्री AI गवर्नेंस प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग वही चीज़ें हैं कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर हो गया, जो कि अभी रिसेंट में समिट फॉर द फ्यूचर इन सितंबर 2024 में ही साइन किया गया है, और बाकी इसके अलावा कुछ खास यहाँ पर है नहीं, आप चाहे तो उसको स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। एडॉप्शन ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑन AI एथिक्स इन 2021 एंड यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ AI, ये सब भी हमें देखने को मिल रहा है। हमारे लिए कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यूएन जनरल असेंबली की ही ये दोनों के दोनों मीटिंग्स, मतलब ये दोनों के दोनों जो मैकेनिज्म यूएन जनरल असेंबली के हैं, दैट्स इट, और कुछ भी यहाँ पर ऐसा खास पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। नेक्स्ट वन इज जिनोसाइड को लेकर के यहाँ पर एक कन्वेंशन है। अब ये जो कन्वेंशन है वो इजराइल के द्वारा जो गाजा में कंडक्ट किया गया था उसके साथ में, मतलब उसको लेकर के यहाँ पर देखा गया है। अब पहले तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जिनोसाइड होती क्या चीज़ है। सो जिनोसाइड का मतलब होता है कि वॉर लाइक कंडीशन या वॉर या फिर किसी भी तरीके की अगर सिचुएशन अगर होती है और वहाँ पर आपने इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और पार्ट एज अ नेशन
एथनिक, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को अगर आप किसी तरीके की हानि पहुंचाते हैं तो उसको जेनोसाइड माना जाता है। मतलब अगर आप वॉर कर रहे हैं तो आप केवल और केवल जो सैनिक है यानी मिलिट्री पर्सनल है, केवल और केवल उनके ऊपर में आप अटैक कर सकते हैं। अगर मान लो सिविलियन पे आप अटैक करते हैं तो वो एक जेनोसाइड माना जाता है। सो अभी लीगल एनालिसिस जो होती है इजराइल के कंडक्ट की यूएन में यहाँ पर डिस्कस हुई थी, इसकी इंक्वायरी के बारे में बताया गया है। बाकी यही बताया गया है कि जेनोसाइड में किस तरीके से क्या हुई है एंड दैट्स इट, ये भी काम खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर के। अभी हाल फिलहाल में जो बुर्किना फासो, माली और नाइगर है, ये बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जहां पर मिलिट्री रूल है, या कह लो कि वहां पर मिलिट्री ने एक तरीके से अपने कब्जे में रूल लेकर के रखा हुआ है। तो ये लोग आईसीसी से और इसके अलावा जो इकोवास है यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑन द वेस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, ये इनसे अपने आप को विड्रा कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया है। इनका कहना है कि ये न्यू कॉलोनियल रिप्रेशन पर चल रहे हैं, आज भी वही इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी पर चल रहे हैं, तो हम इनसे अलग हो जा रहे हैं, हम लोग अपना इंडिपेंडेंट करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। बाकी आईसीसी के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक आइडियाज़ हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है कि इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया और चाइना ये भी रोम स्टैच्यू यानी आईसीसी के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है स्कल्परो शोल को लेकर के। स्कल्परो शोल जो है वो फिलीपींस ने कंडेम किया है कि जो चाइना है उस स्कल्परो शोल के ऊपर में अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है, जो यहाँ पर चाइना के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ या फिर चाइना के द्वारा एक तरीके से कह लो स्टैब्लिश किया हुआ जो ह्वांग्यान आइलैंड है ये, और फिलीपींस के द्वारा पनातांग जो शोल है, इन दोनों के बीच में हमेशा जो होता है सॉवरेंटी को लेकर के हमेशा इशू रहता है। और ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो साउथ चाइना सी का मैटर है। प्रोबेबली आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि स्प्रैटले आइलैंड या फिर जो पार्सल आइलैंड है या फिर जो यहाँ पर हमारे पास में स्कल्परो आइलैंड है, इसकी लोकेशन जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन किसके पास है, कौन किसके दूर है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर मतलब जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, अनक्लॉज है, इस अनक्लॉज के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यह हमारा साउथ चाइना सी का मैटर है। चूंकि अभी टाइम की लिमिटेशन है और हम लोग मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। अगला है बैग्राम जो एयर बेस है। बैग्राम एयर बेस आपको ध्यान रखना है कि बस ये अफगानिस्तान में है, दैट्स इट। यही इतना पार्ट केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी इसके कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर न्यूज़ आ रखी थी। अब हम लोग जरा इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उन MCQs पे भी 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। ये जो MCQs है ऑलरेडी वो टेलीग्राम में शेयर की जा चुकी है, तो आप लोग टेलीग्राम से जा करके वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अब जरा 1 बाय 1 करके जरा इसके जो आंसर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है बैग्राम एयरबेस को ही लेकर के। हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, ये जो बैग्राम एयरबेस है ये हमारा अफगानिस्तान में अवेलेबल है। पहला जो यहाँ पर पार्ट है, तालिबान हैज़ ऑफिशियली एग्रीड टू लेट द यूएस रिटर्न टू ऑपरेट एट बैग्राम एयरबेस। अब बताओ क्या कभी बैग्राम जो है तालिबान कभी देगा? क्या नहीं देगा, सीधी सी बात है। ये पहला स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए प्रीलिम्स में आपको क्लियर अगर करना है, थोड़ा कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, और ये कॉमन सेंस आपको चीज़ें पढ़ करके, करंट अफेयर्स देख करके और थोड़ा अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ही आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अफगान ऑफिशियल्स हैव रिजेक्टेड यूएस डिमांड टू क्लेम जो है बैग्राम। बिल्कुल सही बात है, सॉवरेंटी कंसर्न को लेकर के। और तीसरा है 2021 में ही यूएस ने विड्रॉ कर दिया था इस एयरबेस से, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा। दूसरा सवाल है कि रिगार्डिंग रिसेंट टेंशन अराउंड स्कल्परो शोल, जो पनाताग शोल के फॉर्मेट में भी है। अब ये पनाताग जो होता है ये फिलीपींस के द्वारा क्लेम किया जाता है, और जो स्कल्परो शोल है ये क्लेम किया जाता है चाइना के द्वारा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही किया है। सो चाइना हैज़ अप्रूव्ड अ नेशनल नेचुरल रिजर्व ओवर पार्ट ऑफ स्कल्परो शोल। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहा जा रहा है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये इस शोल के बारे में इन्होंने ह्वांग्यान जो आइलैंड था उस पर इन्होंने मतलब क्लेम किया हुआ था। दूसरा हमारा है फिलीपींस हैज लॉन्च्ड फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मूव। सीधी सी बात है, ये करेगा ही करेगा, और इनफैक्ट इसी चीज़ को लेकर के तो हम लोगों ने अभी करंट अफेयर्स डिस्कस भी किया है। तीसरा पार्ट है कि चाइना का जो नेचर रिजर्व है दिस कवर्स द एंटायर EEZ ऑफ द फिलीपींस ऑफ दैट रीजन। अब देखो ये बड़ा एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है कि सारा एरिया कवर कर लेता है, ये गलत स्टेटमेंट है। केवल और केवल ये क्लेम करता है जो स्कल्परो शोल वाला है। तो यहाँ पर भी आंसर 1 और 2 केवल और केवल करेक्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारा है आईसीसी को लेकर के, यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रखी हैं उन पर यहाँ पर सवाल है। पहला स्टेटमेंट है कि हंगरी हैज़ अनाउंस टू प्लान टू विड्रॉ फ्रॉम द आईसीसी। ये ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
दूसरा है आईसीसी इश्यूड एन अरेस्ट वारंट फॉर द नेतन्याहू जो इजराइल के बेसिकली प्रेसिडेंट है, इन द रिलेशन प्राइम मिनिस्टर है, इन रिलेशन टू द वॉर क्राइम इन द गाजा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, रिसेंटली एडेड न्यू मेंबर फ्रॉम द चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये यहाँ पर सारा ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो हर तरीके के सवाल को यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, जिससे आपकी प्रिपरेशन वो अच्छे तरीके से चले और आपको एक रियल फ्लेवर भी मिलता रहे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, और साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगला अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है कि ग्लोबल एआई गवर्नेंस प्रपोजल इंक्लूड कॉल फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू रेगुलेट लीथल ऑटोनॉमस वेपन। बड़ा ही जनरल सा स्टेटमेंट है, कि हमें यहाँ पर अगर देखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट ये देखने को मिल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है मोर कंट्रीज आर फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन इन द रिसेंट ईयर इंक्रीजिंग इट्स मेंबरशिप इन द यूएन एजेंसी। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फिलहाल जो करेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबली ये आगे फ्यूचर में करेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल के हिसाब से अगर बात करें तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया सिंगापुर रिलेशन हैव रिसेंटली फोकस्ड हैवली ऑन द कोऑपरेशन इन द एआई एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और यूरोपियन यूनियन का अगर हम लोग ग्लोबल गेटवे स्ट्रैटेजी अगर देखते हैं, टेम्स टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाय फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर पहला तीसरा चौथा ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ जाता है। दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द ऑनगोइंग इजराइल गाजा जेनोसाइड प्रोसीडिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आईसीजे इज हियरिंग अ केस फाइल्ड बाय द साउथ अफ्रीका अक्यूजिंग इजराइल फॉर वायलेशन ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन। अब देखो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जो है अपना एक जेनोसाइड को लेकर के कह लो कि जो होता है अपना एक स्टेटमेंट मतलब करके रखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है आईसीजे हैज द पावर टू इशू बीइंग अरेस्ट वारंट अगेंस्ट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोसाइड। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो इशू किया जाता है ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा किया जाता है। तीसरा आईसीसी हैज इश्यूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट बोथ इजरायली एंड द हमास लीडर। इन दोनों के लिए किया गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारे पास आईसीजे को लेकर के प्रोविजनिंग के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आईसीजे को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है कि आईसीजे ऑर्डर्ड इजराइल टू प्रिवेंट एक्ट ऑफ जीनोसाइड एंड अलाउ ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोर्ट मैंडेटेड एंड इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। दोनों कंट्री को बस बोला जाएगा कि आप लोग अपना जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस या ह्यूमैनिटेरियन गैप है उसके बारे में काम करिए। तीसरा आईसीजे डिसीजंस आर लीगली बाइंडिंग बट डिपेंड ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इन्फोर्समेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिल जाता है। एआई गवर्नेंस को लेकर के इसी तरीके से सवाल है। एआई गवर्नेंस में पहला स्टेटमेंट है कि यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन प्रमोटिंग सेफ ट्रस्टवर्दी एंड ह्यूमन राइट बेस्ड एआई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो ब्लैचली डिक्लेरेशन जो होती है 2023 में साइन की गई है, ये भी हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो ये सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी कुछ की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की गई है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है एआई सेफ्टी समिट जो होता है होस्टेड बाय सिंगापुर अंडर द यूएन एआई फ्रेमवर्क। नहीं जी, ये किया गया है फ्रांस के द्वारा, तो ये सिंगापुर के द्वारा नहीं बल्कि ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पर पहला और दूसरा ही केवल और केवल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ऑन द एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस को लेकर के कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सारे ही जो यहाँ पर दिए गए हैं सारे ही यहाँ पर एआई को लेकर के हैं। अगला देख लो, पैलेस्टीन को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2024 में आयरलैंड नॉर्वे स्पेन फॉर्मली रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीन, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा यहाँ पर देखोगे इंडिया हैज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, ये गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा स्टेटमेंट भी अगर आप देखेंगे तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं। हमारा इंडिया और सिंगापुर के साथ में कोलैबोरेशन, दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको लेकर के यहाँ पर सवाल है। पहला स्टेटमेंट है यूपीआई को लेकर के बिल्कुल करेक्ट है, सिम्बेक्स को लेकर के बिल्कुल करेक्ट है, कोऑपरेशन एआई वगैरह को लेकर के है, ये भी करेक्ट है। चौथा देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है दोनों के बीच में साइन किया गया है, कॉल्ड द इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये गलत है। हम लोगों ने बात कर रखा है कि सीईसीए दोनों के बीच में साइन होकर के रखा हुआ है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही केवल और केवल एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पर।
तो ये हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितने भी पार्ट थे, जो कुछ भी चीज़ें हो सकती थी, साथ साथ में MCQs, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो प्रोबेबली ये पूरा आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, तो इकोनॉमिक्स को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं। कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वहाँ पर जो सितंबर मंथ के इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।